वाला क्लास वहीं से कंटिन्यू करते हैं। उसको फिर से समझाना भाई बाकी था। देखो, हम रेंज समझाना चाह रहे थे। सुनो बाबू, चलो हो जाएगा कहना। हमने आपको कहा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, 45 के एंगल से प्रोजेक्ट करोगे ना, 45 के एंगल से प्रोजेक्ट करोगे तो ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, रेंज मैक्सिमम होगा। अगर 45 के अलावे किसी एंगल से फेंकेंगे तो उसका रेंज होगा ना, नहीं। अगर आप 45 के अलावा किसी एंगल से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे तो क्या उस वक्त उसके पास रेंज नहीं होगा? रेंज होगा, लेकिन क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेंज ऑब्टेन करना, तो आप किस एंगल से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करिए? 45 की डिग्री से। इसके अलावे किसी और एंगल से आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको रेंज मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम रेंज नहीं मिल पाएगा, कुछ कम मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम रेंज है 100 मीटर, ये तभी पॉसिबल है जब आप 45 से प्रोजेक्ट करोगे। अगर 45 से कम या ज़्यादा एंगल से प्रोजेक्ट करोगे तो 90 मीटर मिल सकता है, कभी 85 मिलेगा, कभी 70 मिलेगा, कभी 60 मिलेगा, रेंज तो मिलेगा हमेशा। तो हमने क्या माना, ये तो मैक्सिमम स्पेशल केस था, ये हमने सीख लिया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने डिराइव भी किया था, ये है ना। आइए अब आगे बात करें। देखो, अब है कि हम चाहते हैं कि हमें अलग अलग एंगल पे सेम रेंज मिले। क्या पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, आओ चेक करें। जैसे आपको पता है कि रेंज का जो फॉर्मूला बन रहा था, ये y है, ये u है, थीटा ये है। तो क्या रेंज का फॉर्मूला याद है किसी को? नहीं तो कोई बात नहीं, आप आराम से बना भी सकते थे। रेंज होता था मैक्सिमम x, है ना। तो ये होता था रेंज का फॉर्मूला r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये रेंज का फॉर्मूला हमने सीखा था, ठीक है। जब आपने क्या किया, जब आपने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, मान लेते हैं कि एक और कोई रैंडम एंगल है। इस केस में जब θ1 हमारा थीटा था तो हमारे पास रेंज आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। मान लीजिए हम लोग एक दूसरा एंगल ले रहे हैं, जैसे मान लो ये 30 लिए, मान लेते हैं हम 60 ले लेते हैं। 60 पे फाइंड करते हैं रेंज क्या आता है। 60 मतलब मान लो हमने थीटा लिया 90 माइनस थीटा, पॉसिबल है। पहले केस में हमने थीटा कितना लिया था? थीटा लिया था। दूसरे केस में 90 माइनस थीटा लिया है, और 90 माइनस, अब हमारा जो थीटा होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। इस वैल्यू पे, इस एंगल के इस वैल्यू पे देखते हैं रेंज कितना आता है। आओ चेक करें। तो रेंज का फॉर्मूला लिखाएगा साइन, मतलब 90 माइनस थीटा वाले वैल्यू पे क्या, यू स्क्वायर वही रहेगा साइन 2। थीटा के प्लेस पे क्या रखोगे? 90 माइनस थीटा। थीटा के प्लेस पे 90 माइनस थीटा रखेंगे, और जी के प्लेस पे जी ही रहेगा, ठीक है। अब बताओ, यू स्क्वायर साइन, इस 2 को अंदर भेज देते हैं। 90 दूना 120, 180, 180, और 2 इंटू थीटा 2 थीटा, कोई दिक्कत? बाय जी। प्यारे बच्चों, हमने कल भी आपको बताया था, फिर से बता रहे हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। आई बात समझ में? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये ट्रिको का फॉर्मूला वेरीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, क्या ऐसा ही कुछ है? साइन 180 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा होगा। जैसे यहाँ पे थीटा के प्लेस पे मान लीजिए अल्फा होता तो साइन अल्फा का वैल्यू आता। थीटा के प्लेस पे मान लीजिए बीटा होता तो साइन बीटा का वैल्यू होता। थीटा के प्लेस पे मान लीजिए 2 अल्फा होता, यहाँ पे साइन 2 अल्फा होता। थीटा के प्लेस पे मान लीजिए 2 थीटा है तो यहाँ पे साइन 2 थीटा होगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला रिजॉल्व होके आपका क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब तुम जरा ध्यान से देखो, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही तो है? ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आया, लेकिन एंगल अलग अलग था। जब एंगल हमारा थीटा था तो रेंज ये आ रहा था, जब एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हुआ तब भी रेंज वही है।
इसके अलावे और कोई सिचुएशन में नहीं होगा। जब ये कंडीशन फुलफिल होगा कि कब, जब आपका θ1 प्लस θ2, हम यही बात लिखे थे तभी भी फिर लिख रहे हैं, जब θ1 प्लस θ2, यहाँ पे θ2 कितना है, इन दोनों का सम जब 90 डिग्री होगा, उस वक्त इस एंगल पे भी जो रेंज आएगा वही रेंज आपका इस एंगल पे आएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज हमारा 30 डिग्री एंगल पे ऑब्टेन होगा वही रेंज हमें 60 डिग्री पे भी ऑब्टेन होगा। जो रेंज हमारा 70 डिग्री पे ऑब्टेन होगा वही रेंज हमें 20 डिग्री पे ऑब्टेन होगा। जो रेंज हमें मान लो 35 डिग्री पे ऑब्टेन होगा वही रेंज हमें, बोलो 35 जरा 55 डिग्री पे ऑब्टेन होगा। आई बात समझ में? ये चीजें होती है कि आपको सेम रेंज कब मिलेगा, जब एंगल कंप्लीमेंट हो। इसको क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं ना। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो जब एंगल का सम यानी जब दो एंगल कंप्लीमेंट हो, उस दोनों एंगल पे आपको सेम रेंज मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि मैक्सिमम रेंज मिलेगा, हम ये कह रहे हैं कि रेंज का वैल्यू सेम होगा। आई बात समझ में? आप 60 डिग्री पे भी रेंज निकाल लो, आप 30 डिग्री पे भी रेंज निकाल लो, सेम आएगा। आओ चेक करें, मिटाएं इसे। आपको अगर बिलीव नहीं होता है तो आओ एक बार चेक कर ले। ये लिखा हुआ था, अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आपको करना हो तो अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। मान लीजिए हमने आपको यू कहा 10 मीटर पर सेकेंड है और θ1 का वैल्यू हमने आपको 30 डिग्री दिया, ठीक। और आपको फाइंड करना है रेंज एट θ1 पे। फॉर्मूला हमें पता है u स्क्वायर साइन 2θ बाय जी। कोई दिक्कत? बोलो u का वैल्यू कितना? 100, तो 100 का 10 का स्क्वायर 100, साइन 2θ तो साइन 2 इंटू 30, तो सीधा साइन 60 लिख दें। बोलो, अगर थीटा 30 हो तो 2θ का वैल्यू 60 होगा ना। तो ये हो गया 2θ बाय जी का वैल्यू 10 ले लो, 0 0 खत्म। और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये आ गया कितना आपका 5√3। तो जब एंगल हमारा 30 डिग्री है तो हमें रेंज कितना मिला है? 5√3 मीटर। अब हम कहते हैं कि आप ना θ2 60 डिग्री पे रेंज फाइंड करो। तो r θ2 पे फिर से 100 और साइन 2 इंटू 60 कितना होगा? 120, तो साइन 120 डिग्री बाय जी का वैल्यू 10, 0 0 खत्म। और आपको जान के अपार हर्ष होगा कि साइन 120 का वैल्यू क्या होता है? जो साइन 60 का होता है। टेबल में आप लोग देख लेना, तो साइन 60 का भी वैल्यू √3/2 और साइन 120 का भी वैल्यू होता है √3/2 ये वैल्यू होता है। देखो 5√3 मीटर, सेम आया। आई बात समझ में? इसका फायदा आपको कहाँ मिलेगा? इसका फायदा आपको यहाँ मिलेगा कि जब बोलेगा कि भाई थीटा आपका 75 डिग्री है और रेंज मान लो हुआ है 100 मीटर, तो जब थीटा हमारा 15 डिग्री होगा तो बताइए रेंज कितना क्या होगा? 100 मीटर। इस जैसे मान लो 30 60 वाला वैल्यू तो हम लोगों को पता होता है तो हम लोग सॉल्व कर लिए, लेकिन ना 75 डिग्री का वैल्यू ना पता, ना 15 डिग्री का वैल्यू पता। लेकिन एक बात तो कंसेप्ट हमने सीख लिया, क्या? कि अगर इन दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है तो एक एंगल पे जो रेंज मिलेगा अदर एंगल पे भी रेंज उतना ही मिलेगा। तो ये होगा इसका एडवांटेज, ये हो गए इसके फायदे। क्लियर है कंसेप्ट को सीखने का फायदा? अब बात समझ में आई कि रेंज सेम जो कंप्लीमेंट एंगल पे होता है सेम मिलता है। क्लियर हो गया? कल थोड़ा टाइम ही कम था इसलिए। आगे बढ़े। अब लास्ट एक छोटा सा फॉर्मूला हमें बनाना है, बस याद नहीं रखना है, बनाना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। चलिए लगाइए हेडिंग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, या ट्रेजेक्टरी भी कह सकते हैं। बीच बीच में बात मत करो आमिर, बात क्यों करते हो? बात मत करो। लगाएंगे हेडिंग अगला इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ। प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री के नाम से जानते हैं। ट्रेजेक्ट्री मतलब कुछ नहीं, सिर्फ पाथ है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और ये कुछ ऐसा सा दिखता है आपको। इसी रास्ते को, इसी पाथ को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जिसे इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे हर ग्राफ का अपना अपना इक्वेशन होता है, तो इस ग्राफ का क्या इक्वेशन होगा, वही होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस पाथ का क्या इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है? आइए इक्वेशन पता करें। इक्वेशन में देखो मोशन 2D है, नहीं प्लेन में आपको ड्रॉ करना है, तो और प्लेन में किसी भी पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए, एक x का वैल्यू और दूसरा y का वैल्यू। जैसे अगर हम आपको कहें कि भाई आपको क्या करना है, x और y, जैसे x बराबर 2 कोई इक्वेशन है 2x प्लस y बराबर 3, तो x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 3 आएगा ना। तो देखो x y कोऑर्डिनेट मिल गया ना, अब इसको प्लेन पे पेपर पे प्लॉट करना आसान हो जाएगा। तो किसी तरह से अगर हमें x और y में रिलेशन ये कुछ मिल जाए तो काम बन जाए, ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा। आइए बनाते हैं रिलेशन। इसमें हम लोग दोनों मोशन को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब वर्टिकल करेंगे तो x मिलेगा, सॉरी वर्टिकल करेंगे तो y मिलेगा और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो x मिलेगा। आइए करते हैं इसे। देखो अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करें, ये हुआ u, ये हुआ थीटा, तो ux होता है u cos थीटा और uy होता है u sin थीटा। क्लियर है? तो हमारे पास क्या होगा, ux होगा कितना, u cos थीटा, और x में चल रहे हैं। मान लीजिए x में आपने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बताओ x के लिए हम लोग ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लें, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा टाइम t, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, t टाइम कैपिटल मान लेते हैं, क्योंकि यही टाइम बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहलाता है, तो कैपिटल T रख देते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला है इस स्पीड से बिना किसी एक्सेलरेशन के, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। अगर किसी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन ना हो ना, तो आप स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या अदरवाइज आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, ऐसे भी 0 आएगा। नहीं समझे? देखो x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप लगाओगे, बोलो u कौन सा वाला लोगे, u x वाला लोगे, टाइम टोटल टाइम लोगे, यहां से वहां तक पहुंच रहे हो, प्लस हाफ ए कौन सा लोगे, x वाला मोशन है तो x वाला ए लोगे, और टाइम टोटल यही लोगे ना। बताओ इस केस में हॉरिजॉन्टल मोशन में आपके पास एक्सेलरेशन होता है क्या, एक्सेलरेशन तो बस g दे रहा होता है, एक्सेलरेशन आपका 0 है, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। इसीलिए देखो ऐसे भी x बराबर आया आपका uxt, बोले थे ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम यूज कर सकते हैं। कब, जब एक्सेलरेशन 0 है डायरेक्ट, जब आपके पास लिखना नहीं है, अभी साथ साथ मत लिखो, लिखने के लिए समय देंगे। जब आपके पास एक्सेलरेशन ना हो तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम यूज कर सकते हैं। बार बार ये हम बोलेंगे नहीं। चलो अब बताओ u का वैल्यू तुम्हें पता है कितना, u cos थीटा, और t का वैल्यू क्या पुट करोगे, t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ पे, चलो अभी फिलहाल रहने तो बाद में पुट करेंगे, ठीक है, इंटू t है। x की कहानी पता चल गई। आते हैं थोड़ा वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में अगर वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में हमारे पास क्या है, uy है कितना, u sin थीटा, हमारे पास ay भी होगा। ay अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ay क्या होगा, मोशन ऊपर माइनस g, उसके बाद और क्या है आपके पास, y में कितना गया। देखो अब है कि अगर तुम इस पॉइंट पे बात कर रहे हो, सुनो जरा एक बार समझना, अगर तुम इस पॉइंट पे बात कर रहे हो तो इस पॉइंट पे y बिल्कुल है नहीं, तो यहाँ पे इक्वेशन में अगर तुम y 0 पुट कर दोगे फिर x और y में रिलेशन ऑब्टेन नहीं होगा। हम चाहते हैं कि x भी रहे जिंदा और y भी जिंदा रहे,
तो इस पॉइंट पे दोनों जिंदा है कि नहीं है बताओ, कह सकते हो इस पॉइंट पे दोनों जिंदा है, इस पॉइंट पे तो y भी कुछ है, इस पॉइंट पे तुम्हारे पास सिर्फ x मिला, तो सिर्फ यही इक्वेशन जिंदा रहेगा, फिर y के साथ वेरिएशन हमें समझ में नहीं आएगा, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तुम्हें मिलेगी नहीं। तो क्यों ना हम लोग इसी पॉइंट पे बात कर लें, एक ही बात है। इस पॉइंट पे बात करेंगे तो फर्क ये होगा कि ये t ना ही रहेगा, ये t क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर आप t पुट कर रहे हैं तो आप पहुंच गए यहाँ पे, और अगर आप t/2 पुट कर रहे हो, मतलब t/2 पुट कर रहे हो, तो आप कहाँ पे हो, इस पॉइंट पे हो, क्योंकि इस पॉइंट पे y हमारे पास मैक्सिमम होता है। इसी पॉइंट पे काम करते हैं, इस पॉइंट पे y हमारे पास मैक्सिमम है। आइए लगा लेते हैं, सीधा y बराबर लिखें, y बराबर क्या होगा, uy, बोलो uy t/2, या ऐसा रहने देते हैं ना, स्मॉल t रहने देते हैं, टाइम ऑफ एसेंट वाला, क्या टाइम ऑफ एसेंट ही रहने देते हैं, t ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ay t स्क्वायर चलेगा। अब बोलो y हमारे पास मैक्सिमम है, रहने देते हैं, u y कितना है, uy कितना है बाबू, u साइन थीटा, t को अभी रहने देते हैं, प्लस प्लस या माइनस होगा यहाँ पे, बोलो g नेगेटिव है ना, तो हाफ g t स्क्वायर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक काम करें, अब यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेते हैं, t का वैल्यू x के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t है, दिख रहा है सबको ना, हमारे पास x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t है। क्या हम यहाँ से t ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, t बराबर क्या हो जाएगा सर, x बाय u cos थीटा। बोलो क्या ये t और ये t सेम ही तो t है, क्या इस t के बदले इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कर दीजिए। यहाँ से हम लोग t का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, चलो u साइन थीटा रहा ही, और t के बदले हम लोग पुट करेंगे किसे, x बाय u cos थीटा। देखना कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, x बाय u cos थीटा आया, माइनस हाफ g, t की जगह पे फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, t की जगह पे वैल्यू पुट करिए, क्या आया, स्क्वायर होगा, मतलब ये हो गया x बाय u cos थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, और कुछ लिखेंगे एक बार जरा और बताओ हमें, ये u यहाँ पे दिख रहा है, एक नीचे u है और एक ऊपर u से u को कटा सकते हैं, कटा दिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा आया, इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं y इक्वल टू क्या होगा, x टेन थीटा माइनस हाफ g, क्या हुआ, x बाय u cos थीटा का स्क्वायर। छापो, फिर इस पे बात करेंगे, छापिए। देखिए अभी तक जो हमने बात करी वो टाइम, एक स्पेशल टाइम लिया था, वो टाइम क्या था, एक तो बीच वाला टाइम मतलब टाइम ऑफ एसेंट या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिए थे। रेंडम टाइम भी तो हो सकता है बीच में, जैसे मान लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा, समझो मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा 10 सेकेंड, तो 5 सेकेंड टाइम ऑफ एसेंट होगा और 5 सेकेंड टाइम ऑफ डिसेंट होगा। लेकिन हमें ये जरूरी है कि हमेशा हमसे ये पूछेगा कि भाई टाइम बराबर 5 सेकेंड पे तुम्हारी वेलोसिटी बताओ, या टाइम बराबर 10 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी बताओ। जरूरी थोड़े है टाइम बराबर 3 सेकंड पे भी तो तुम्हें वेलोसिटी पूछी जा सकती है, टाइम बराबर 8 सेकंड पे भी तुम्हारी वेलोसिटी पूछी जा सकती है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है, एक्स में कितना डिस्टेंस तुमने ट्रेवल किया ये पूछा जा सकता है, वाई में तुम टाइम बराबर मान लो 8 सेकंड में तुम यहाँ पे हो, तो 8 सेकंड में तुमने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया वर्टिकल, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया तुमने हॉरिजॉन्टल। तो भाई अगर हमसे ये पूछा जाए कि रैंडम टाइम कोई हो, उस टाइम में आपका पोजीशन क्या है, एक्स में वर्टिकल पोजीशन क्या है या हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है या आपकी वेलोसिटी क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करें। वो तो और भी आसान है, समझो वहाँ से भी कर सकते हैं, उसको अलग से भी आप तुम चाहो तो लिख के याद रख सकते हो। आइए एक रैंडम टाइम उठाएं और उस टाइम में कैलकुलेशन करें चीज़ों का,
ठीक है। मान लीजिए कोई रैंडम टाइम है और उस टाइम में मान लो ये कोई टाइम है, ये टाइम मान लो t है, कोई रैंडम टाइम। इस टाइम पे पार्टिकल का कुछ पोजीशन होगा x और y, मतलब ये x में कुछ गया होगा, x में इतना डिस्टेंस गया होगा और y में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ये ना होता है इसका पोजीशन, y में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और इस पॉइंट पे जाने के बाद इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, है ना। तो ये वेलोसिटी पोजीशन वगैरह हमें कैलकुलेट करना है एट t टाइम पे, ठीक है। एट एनी टाइम t, ठीक है, एनी टाइम t पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अगर हम पोजीशन ऑफ पार्टिकल की बात करें, पहले समझो फिर बाद में छापना। पोजीशन ऑफ पार्टिकल या कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल दो हो सकते हैं, x और y। तो x कैसे कैलकुलेट करें? देखो x क्या होगा, x में कभी भी तुम्हें a नहीं मिलेगा। जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो a की कल्पना छोड़ दो प्रोजेक्टाइल में, ये तुम्हें नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब सीधा सा क्या होगा, x बराबर आप uxt पुट कर सकते हैं। सिंपली x बराबर आप क्या पुट कर सकते हैं, uxt। ये टाइम रखोगे, ux रखोगे, तुम्हें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। और y के लिए आप यूज करिए ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो u कौन सा, uy बोलो, uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर, सिंपल। अब ये वो रैंडम टाइम है जो आपको दिया है, इस पॉइंट पे फिर वेलोसिटी uy तो आपको पता ही होगी, स्टार्टिंग में u दे रखा है आपको और थीटा बीटा दे रखा होगा, ये u है और ये थीटा दे रखा है, तो ux होता है u cos थीटा, ये पता चल ही गया आपको। आपको uy दिए रखा होगा u sin थीटा, पता चल ही गया। तो ux और uy आपको ऑलरेडी पता है, तो आप आराम से x भी निकाल सकते हैं रैंडम पॉइंट पे और रैंडम पॉइंट पे आप y भी निकाल सकते हैं। बाबू यहाँ से स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हो, यहाँ से मोशन कंसीडर करो, माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी की बात कर ले, ये तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल हो गया। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता ही है, फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो तुम्हें पता ही है u/u x। अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अब जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा है तो इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी। देखो ये है आपकी क्या, फाइनल वेलोसिटी v, जो इस पॉइंट पे होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, डायरेक्शन बदल रहा है ना, स्पीड का डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी। अब ये हो गया तुम्हारा v, तो ये v कैसे निकालना है, तो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ये v के दो कंपोनेंट अगर तुम्हें पता चल जाए, एक इधर है ना जिसको हम लोग कहते हैं vx और एक इधर जो कहलाएगा vy, इसका रिजल्टेंट, ये भी आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर आपको v पता करना हो तो सीधा v बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। छापो इसे, फिर इसे थोड़ा और रिजॉल्व करके समझाते हैं कि ये फाइंड कैसे करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि vx और vy फाइंड कैसे करें, है ना। तो vx और vy फाइंड कैसे करें, आइए vx और vy फाइंड करते हैं। अगर आपको vx फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पता होना चाहिए। तो vx के लिए क्या होगा, u प्लस ए टी, है ना। बताओ क्या आपको ax है, आपके पास ax नहीं है, ax 0 हो गया तो सीधा क्या होगा, vx हमेशा, हम बार बार बोल रहे हैं कि vx ux के बराबर ही होता है, जो कि हो जाएगा आपका कितना, u cos थीटा। किताबों में आपको ये vx इस फॉर्म में मिलेगा, u cos थीटा i कैप, वेक्टर फॉर्म में। सिंपल सी बात होगी, अलोंग x में ही तो है, ये क्या है, वेक्टर i कैप का मतलब हुआ कि x के अलोंग क्या वेलोसिटी है, यही चीज हो गया। तो vx का प्रॉब्लम खत्म, vx हमेशा क्या होता है,
u cos थीटा ही होगा हमेशा। वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन ना हमेशा u cos थीटा ही होगा। दिख रहा है, यहाँ पे भी वही था, इस पॉइंट पे भी वही था, इस पॉइंट पे भी वही था, इस पॉइंट पे भी वही है। यानी हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हो रही है पता है? क्योंकि एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है। हॉरिजॉन्टल के अलोंग अगर एक्सेलरेशन होगा तभी तो वेलोसिटी बदलेगी। एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेलोसिटी जो थी वही रहेगी परमानेंट। vx का टेंशन खत्म। चलो अब ux का टेंशन करते हैं, सॉरी vy का। तो vy इक्वल टू क्या होगा? v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो uy प्लस ay और t। तो क्या आपके पास ay है? हाँ है, बिल्कुल। uy कितना है बताओ? u साइन थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y में u साइन थीटा। अब बताओ ay कितना है? ay माइनस जी। ay कितना होगा? माइनस जी, और ये t आ गया। ठीक है, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लगा दो इसके साथ जे कैप, क्या फर्क पड़ता है? तो देखो vy का भी टेंशन खत्म हो गया, vx का भी टेंशन खत्म हो गया। अगर आप इन दोनों को मर्ज करना चाहते हो नेट वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी क्या करोगे? इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो करोगे। फिर बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा करिए। आप कर लीजिए 2ab cos थीटा, कट्टो कट्टो होगा। पता है क्यों? क्योंकि i और j के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे जब कोई दो वेक्टर को जोड़ते हैं, हम ये पहले भी बता चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बार बार ए बी कॉस थीटा कॉस 90 का ही पुट करवाइएगा। वेक्टर में ये कर चुके हैं काफी बार हम लोग। ये सीधा रिजल्ट हो गया। समझ पाए बात को? एक चीज और समझ लो, बड़े काम की चीज है ये। vx और vy कैसे निकालेंगे समझ गए ना? ये परेशानी खत्म हो गई ना? vx और vy अगर आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? परेशानी एकदम खत्म। निकाल लोगे, फिर पुट कर दोगे, नेट वेलोसिटी एट दैट पोजीशन आ जाएगा। कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन पे रैंडम टाइम पे v वेलोसिटी निकल आएगी। इसके बाद एक और रिजल्ट निकल के सामने आता है, क्या कि अगर मान लो इस पॉइंट पे जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, वो ग्राउंड से कुछ एंगल बना रहा हो। तो ग्राउंड क्या है? ये है, और इसके पैरेलल जो भी लाइन होंगे वो सब ग्राउंड ही होगा। जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे वो तो ग्राउंड होगा। तो ग्राउंड यहाँ प्लॉट करो या यहाँ प्लॉट करो, एक ही बात है ना? नहीं ना, वो ये बोलोगे कि सर ग्राउंड उठ के यहाँ कैसे चले आया? कोई बात नहीं, अगर देखो तो नहीं तो वेक्टर वेलोसिटी को शिफ्ट कर लो पैरेलली, एक ही बात है, ग्राउंड पे ले आओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये वेलोसिटी है जो एंगल मान लो थीटा बना रहा है, यहाँ से भी एंगल थीटा ही बनाएगा और यहाँ से भी एंगल थीटा ही बनाएगा ना। ये लाइन हॉरिजॉन्टल कहीं भी रखोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से तो हमेशा एंगल थीटा ही बनेगा ना। और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे किसको सिग्निफाई करता है? ग्राउंड को। तो ग्राउंड को मान लेते हैं कि ग्राउंड से ये कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, क्योंकि थीटा तो हम लोग मान चुके हैं। मान लेते हैं इस टी टाइम पे जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड को इंडिकेट करेगा, और ये एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। तो प्यारे बच्चों, क्या ये अल्फा आप निकाल सकते हैं? ये बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला है जो बनेगा भी। tan अल्फा करके vx और vy डायरेक्ट निकल आएगा तुम्हारा, देखना कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो tan अल्फा, जैसे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बना है, ये है आपका vx, है ना? और राइट एंगल ट्रायंगल में ये है आपका v, और ये है आपका, हाँ ये vy होगा, और ये है आपका अल्फा। बोलो, तो ये वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू तो ये पैरेलल वैल्यू होता, कैरी करता है ना, वेक्टर में सीख चुके हैं हम लोग। ये वैल्यू क्या होगा? vy होगा, ये वैल्यू vy होगा, और ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू vx होगा, और ये वैल्यू हमारा vy होगा। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? vy होगा, vy परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके लिए बेस कौन होगा? vx। तो हमेशा आपको अगर ये दे रखा हो कि ग्राउंड से अल्फा एंगल बन रहा है, तो आराम से उनमें से अगर आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता हो तो वर्टिकल वेलोसिटी भी आप आराम से निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। बड़ा हेल्पफुल रिलेशन है, छाप लीजिए इसे। क्वेश्चन है, a particle of mass
1 kg, मास से वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मास ऑफ 1 kg इज projected with projected at angle 30 degree at angle 30 degree with horizontal with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। आपको फाइंड करना है पहला मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, अटेन। दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज पता करना है। टाइम ऑफ ascent, time of descent, time of flight, time of ascent, time of descent, time of flight। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है एक और चीज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जितनी चीजें हमने सीखी है सारी के सारी कैलकुलेट करेंगे। आराम से करिए, 5 मिनट का समय लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आइए एक बार हम कर ले। सबसे पूछा गया है, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट अटेन पूछा गया है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन, वैसे हम लोगों ने आपको बताया था कि आप याद रखिए एच मैक्स का फॉर्मूला u स्क्वायर बाय जी। अब यहाँ पे देखो u स्क्वायर बाय 2g ना, हाँ। अब ये u कौन सा u होता था, वर्टिकल जा रहा है तो u y होगा। नहीं, आप चाहे तो इसे ऐसे भी याद रख सकते थे, u y स्क्वायर बाय 2g। और u y आपको पता है कि u साइन थीटा का होल स्क्वायर रखिए बाय 2g। आराम से आ गया, नहीं आराम से आ गया। u का वैल्यू कितना है 20, तो 20 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो सीधा 1/2 लिख दें, बाय 2 इंटू 10, और ये स्क्वायर है, याद रखना। आई बात समझ में? कट्टो कट्टो करोगे 10 आएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 बाय 2 इंटू 5 होगा। अच्छा 2 इंटू 10, ये 100 हो गया, और कट के कितना हो गया 5। तो ये मैक्सिमम कितना ऊपर जा पाएगा 5 मीटर। वो वाला तो तरीका याद नहीं आ रहा है कि ज़्यादा ऊपर 5 मीटर जा ही नहीं पाएगा। वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एंड ऑफ लास्ट सेकेंड है, नहीं डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी लास्ट सेकेंड में। ये वो सिचुएशन नहीं है, मिस्टेक से 5 आ गया, कोई बात नहीं। 5 मीटर हुआ, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना हो गया 5 मीटर। क्लियर है 5 मीटर कैसे हुआ ऋषभ? ये 5 मीटर आसान था। आओ हॉरिजॉन्टल रेंज को देखें। देखो बाबू, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता था, आर होता था, है ना। और ऐसे भी देखो ना, हम क्या बोले कि आर जो होता है, आर मतलब एक्स हुआ, और एक्स बराबर यू एक्स टी होता है हमेशा। अगर आप इस एक्स को आर बनाना चाहते हैं तो इस टी को बस कैपिटल टी कर देना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कर देना है, कहानी एकदम सब क्लियर हो जाएगी। और ये आपको पता है कि ये यू क्या है, यू कॉस थीटा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद होगा आपको, नहीं यू साइन थीटा बाय जी इंटू 2। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते थे। रेंज का फॉर्मूला अगर आपको याद ना रहे, भूल गए अगर आप, तो यू कॉस थीटा इंटू, अब टी का वैल्यू था, टी का वैल्यू यू साइन थीटा बाय जी,
इंटू 2 लगा दें, ट्वाइस होता है टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट का। और फिर आप आराम से कट्टो कट्टो कॉस थीटा भी पुट कर दो और साइन थीटा भी पुट कर दो, या अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो और अच्छा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला किसको किसको याद है? किसी को नहीं? हाँ, रेंज का फॉर्मूला होता था यू स्क्वायर, यस, साइन 2 थीटा बाय जी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, है ना? बोलो। तो अब बताओ u का वैल्यू कितना? 100 नहीं, हाँ, किसको मिटा दें? इसी को मिटा देते। पहला वाला तो हो चुका है ना, छापोगे क्या? नहीं ना, तब तो मिटाओ। आ जाओ, अब देखो u का वैल्यू 2 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना? 400, साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना था? 30, तो 32 जा 60 होता है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 बाबू, √3/2। और g का वैल्यू कितना? 10, कट्टो कट्टो खत्म, 20 हो गया, आंसर हो गया आपका कितना? 20√3। इतना मीटर आएगा रेंज आपका, सही है? रेंज आ गया 20√3। चलो टाइम ऑफ एसेंट की बात करें, तो टाइम ऑफ एसेंट आपको पता है क्या होता था? u साइन थीटा बाय जी ओनली, जो कि टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट दोनों बराबर ही होगा। तो u का वैल्यू कितना है? 20 साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और बाय 10, आराम से ये 10 खत्म, ये कितना आया? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी 1 सेकेंड आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 2 सेकेंड। ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 सेकेंड आया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखना है हमें, बिटाए क्या? छापना किसी को? है ना, छापना हो तो बोलना। सवाल है, समझ लो, घर में खुद से बना लेना। आओ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद तो किसी को होगा नहीं, है तो बढ़िया। y = x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय, अच्छा, कॉस, हाँ, मतलब x बाय यू कॉस थीटा का स्क्वायर। बोलो, यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। किसी भी इक्वेशन के लिए ये रखोगे। अब देखो इसमें क्या क्या पुट कर चाहते हो, क्या क्या पुट करना? सब चीज। x का वैल्यू पुट करना चाहते हो, y का वैल्यू है, तब तो वही होगा, तब ये इसके बराबर हो जाएगा, 0 होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यही रहने दो। tan थीटा भी कर सकते हैं, u cos थीटा भी कर सकते हैं, सब वैल्यू दे रखा है। बस थीटा को पुट करके हटा दो, बड़ा अच्छा लगेगा। थीटा को पुट करके हटा दीजिए, तो y बराबर x का वैल्यू रहने दे, tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, तो x/√3 आ गया, माइनस 1/g, और x का वैल्यू रहने दो, u को u ही रहने दो, cos थीटा √3/2। ऐसे सॉल्व करके इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वैसे मैक्सिमम केस में आपको नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी बनाने के लिए बोला जा सकता है, तो बनाने के लिए फॉर्मेट याद रखिएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आ जाएगा रिजल्ट। आई बात समझ में? अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें, सुनो बाबू, है अजीत कुमार, तुम जन क्या है? अजीत कुमार के नाम से तुम्हें? अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इसका? 2 सेकंड का है, तो पार्टिकल 1 सेकंड पे मैक्सिमम हाइट पे रह गया। तुमने देखा कि 1 सेकंड पे ये मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लिया होगा। अगर 1.5 सेकंड पे इसका पोजीशन पूछे, बता नहीं पाओगे? आराम से बता सकते हो। आपको फाइंड करना है इसी पार्टिकल का पोजीशन, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन में आपको क्या बताना है? x भी बताना है, y भी बताना है। कब? फाइंड पोजीशन एट t बराबर 1.5 सेकंड। और इस पे पोजीशन नहीं, सिर्फ आपको वेलोसिटी भी बतानी है, और वेलोसिटी ही नहीं, आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ आपको एंगल विथ ग्राउंड भी बताना है। ग्राउंड के साथ ये कितने एंगल पे t बराबर 1.5 सेकंड पे था, फाइंड करो, फाइंड करो। आओ एक बार देख लें। देखो हमें पता है कि x निकालना है तो क्या होगा? uxt होगा,
सिंपली, मतलब u cos 30 इंटू 1.5 है ना। u का वैल्यू कितना है 20, 20 और cos 30 का वैल्यू कितना है, 30 का कितना होता है √3/2, तो √3/2 इंटू 1.5, 2 से ये खत्म हो गया तो आया, तो कितना बढ़िया तो वैल्यू था 15√3, तब 15√3 मीटर पे होगा ये। इसका x कहाँ पोजीशन क्या होगा, x वाला 15√3, y कहाँ पे होगा चेक करो, y क्या होगा, y होता था याद है, y कितना होता था u/t माइनस 1/2 gt²। सॉल्व करेंगे, u/y कितना होगा, u sin थीटा इंटू 1.5 माइनस हाफ, g का वैल्यू 10 और 1.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 15/4। इसको सॉल्व करिएगा तो 15/4 मीटर होगा। क्या आसान था, x और y आ गया। अब बोल रहा है वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी के लिए vx की जरूरत पड़ेगी और vy की जरूरत पड़ेगी, और vx तो ux के बराबर ही होता है इस केस में, है ना। बाबू बोलो, देखो अब आप आराम से vx निकाल लो, वेलोसिटी निकालनी है आपको इस पॉइंट पे, तो vx कितनी होगी, vx तो ux के बराबर ही होता था, u cos थीटा के बराबर, और ये हो जाएगा आपका कितना 20 cos थीटा की वैल्यू √3/2, सॉरी √3/2, तो ये होगा 10√3, 10√3 आपका vx आ गया, और vy आएगा कितना ut u प्लस at, u प्लस at, तो u माइनस gt हो जाएगा। हाँ, तो u साइन थीटा, u साइन 30 माइनस 10 इंटू 1.5, तो u का वैल्यू 20 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस 10 माइनस 15, सॉरी, ये कितना हो गया आपका vy आपका हो गया -5, तो सीधा सा vy और vx आ गया। आप आराम से v निकाल लोगे, तो v बराबर क्या होगा, v बराबर स्क्वायर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, vx का स्क्वायर मतलब v 10√3 का स्क्वायर, 10√3 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर, 130 300 प्लस 25, तो 325 का स्क्वायर रूट जो होता है वही होगा इसका आंसर मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में, बोलो। अब लास्ट में तुमसे क्या पूछा रहा है भाई, ग्राउंड के साथ वो कितना एंगल बना रहा है ना, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो कौन बताएगा, tan अल्फा बताएगा। tan अल्फा बराबर याद है vy/vx होता है, वेरी गुड। तो vy का वैल्यू बोलो तो 5, एंगल के लिए नेगेटिव नहीं रखना, 5, और vx का वैल्यू कितना रखिएगा 10√3, तो कितना हो गया ये 2, तो 1/2√3। इसको सॉल्व करोगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्या होगा छोड़ देंगे, और क्या अल्फा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स आपका 1/2√3, ये हो गया। अभी तक मात्र हमने इतना सीखा, बोलो इतने में किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। अभी तक जो आपने सीखा इतनी चीजें करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, और प्रोजेक्टाइल में इससे ज्यादा चीज और अभी कुछ करना है ही नहीं, समझ गए, इतना ही करना होगा। अब केसेस अलग अलग होंगे, सिचुएशन अलग अलग होगा। अब हमें सिचुएशन को एनालिसिस करना है, केस को स्टडी करनी है, सिचुएशन समझना है कि टावर के ऊपर पे चढ़ के फेंकेंगे तो क्या होगा, ये दूसरी बातें हैं, करनी है वही आपको। टावर के ऊपर पे चढ़ के फेंकेंगे, रेंज ही निकालना होगा, मैक्सिमम हाइट ही निकालना होगा, कितने टाइम बाद गिरेगा, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल से वो कितना एंगल पे होगा, निकालना हम लोगों को बस यही है, मेन यही था। अब हमें अलग अलग सिचुएशन को कंसीडर करना है। आई बात समझ में, चलते चलते एक और सवाल कर लेते हैं, टाइम है क्या, हो गया है 10:15, ये घड़ी ठीक हो गया, कर दिया, हम इसके चक्कर में थे। तो चलो अब कल करेंगे कंटिन्यू इसको, ठीक है। आज कंप्लीट रिवीजन करके आप लोग आइए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे यू, यहाँ पे वी, यहाँ पे ये कैसे हुआ, ये पूरा आज क्लियर करके आइए। कल इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में 1-2 बढ़िया सवाल लेंगे, फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे चढ़ेंगे, मतलब टावर पे चढ़ के ऊपर नीचे वाला केस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।